अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा, हमारी ज़ाती मसरूफ़ियात की बिना पर हम वीडियोज़ बना नहीं सकें और अपलोड नहीं कर सके। आज हम थोड़े फ्री हैं तो हमने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए और आपके साथ शेयर की जाए। दरअसल ये कॉन्स्टिट्यूशन का लास्ट हिस्सा है। इसके बाद आपका कॉन्स्टिट्यूशन का जो पोर्शन है इलेक्शन ऑफिसर के एग्ज़ाम में वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में जो पहला आर्टिकल है वो आर्टिकल 222 यानी इलेक्टोरल लॉज़। इस आर्टिकल को आप सिर्फ इतना ही समझें कि आपका जो इलेक्शन से रिलेटेड जितने कवानीन बनाए गए हैं यानी इलेक्शन एक्ट, इलेक्शन रूल्स, ये सारे बनाए गए हैं आर्टिकल 222 की बुनियाद पर। यानी आर्टिकल 222 ने मजलिस शूरा को क्या दिया, इजाज़त दिया कि वो क्या बनाए, इलेक्शन एक्ट बनाए। और ये नीचे जितनी बातें की गई हैं यानी क्लॉज़ ए में, क्लॉज़ बी में, क्लॉज़ सी में, इसी तरह अगर हम चलते जाएँ क्लॉज़ डी में, क्लॉज़ ई में, क्लॉज़ एफ़ में, ठीक एंड तक। तो ये सारी बातें इलेक्शन एक्ट में डिस्कस की गई हैं। जब मैं आपके साथ एमसीक्यूज़ डिस्कस कर रहा था तो वही इन्हीं एमसीक्यूज़ के दौरान मैंने बातें आपके साथ क्लियर की। मिसाल के तौर पर सबसे पहले जिन्होंने बात की है सीट्स की, तो सीट्स वही होंगी जो आर्टिकल 51 ने बताई है, ठीक है, वही आपने बतानी है। और डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में आपके साथ डिस्कस कर रहा था, आपको बताया था मैंने एमसीक्यूज़ हम डिस्कस कर रहे थे, वहाँ पे सेक्शन 20 का ज़िक्र आया था। इसी तरह इंतखाबी फ़हरिस्त का भी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था कि जो इलेक्शन एक्ट का चैप्टर 3 है वो इलेक्टोरल रोल्स से रिलेटेड है। वहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि इंतखाबी फ़हरिस्त का मतलब वोटरों की डिटेल कि कौन सा वोटर किस हलके में, किस पोलिंग स्टेशन में वोट डाल सकता है। तो वो सारी डिटेल्स कि वोट का इंदराज कैसे होगा, उसकी क्या शराइत होगी, या तो आप मुस्तकिल पते पर कर सकते हैं या आप आर्ज़ी पते पर कर सकते हैं, वो सारी डिटेल्स। इसी तरह इलेक्शंस की जो हम बात करते हैं कि इलेक्शंस कैसे होगा, इलेक्शंस किस तरह कंडक्ट करवाया जाएगा, वो ड्यूटीज़ लगाना, इलेक्शन से रिलेटेड अगर कोई मसला डिस्प्यूट अराइज़ हो जाए तो वो कैसे हल होगा, इलेक्शन ट्रिब्यूनल जाएगा। और इसी तरह अगर कोई इंतखाबी बदनवानी करता है यानी करप्ट प्रैक्टिसेस करता है, इलेक्शंस को गलत तरीके से जीतता है, इल्लीगल तरीके से जीता है, उसके हवाले से उसकी वो कौन सा जुर्म होगा, कौन सा सेक्शन उसे डिफ़ाइन करेगा, उस जुर्म की क्या सज़ा होगी। तो इसी तरह बाकी सारे ऐसे मैटर्स जो नेसेसरी होंगे इलेक्शन को करवाने के लिए, तो बाकी जो सारे मैटर्स होंगे नेसेसरी इलेक्शंस करवाने के लिए वो सारे। तो बहरहाल मुख्तसरन आपने इतना याद रखना है कि ये आर्टिकल जो है इसको अगर मैं डिस्कस करना शुरू कर दूं तो इट मीन्स मैं इलेक्शन एक्ट के 241 सेक्शंस पूरे आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। तो ये आर्टिकल जो है ये इलेक्शन एक्ट की बुनियाद है। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, वो है आर्टिकल 223। तो वो क्या कहता है कि बार अगेंस्ट डबल मेंबरशिप। ये सिंपल, इस आर्टिकल को आप इतना समझें कि कोई बंदा एक ही वक्त पे 2 सीटें नहीं रख सकता, ना 2 एमपीए की, ठीक है, ना एक एमपीए की और साथ एक एमएनए की, यानी ना वो 2 एमएनए एमपीए की सीट एट ए टाइम रख सकता है मेंबर प्रोविंशियल असम्बली, ये ना वो एक एमपीए और एक एमएनए यानी एक सीट कौमी असम्बली की, एक सूबाई असम्बली की, वो भी दोनों साथ नहीं रख सकता, ना वो एमएनए के एट ए टाइम दोनों साथ रख सकता है। एक तो यही आर्टिकल ये बात यहाँ पे डिस्कस कर रहा है। दूसरा आगे आर्टिकल मज़ीद क्या कह रहा है कि ये आर्टिकल बंदे को रोक नहीं रहा कि वो एक से ज़्यादा सीटों पे इलेक्शन लड़े। बंदा मिसाल बलूचिस्तान के अगर PB1 एक सीट है असम्बली की, PB1 उसकी सीट है, तो वो PB1 पे भी खड़ा हो सकता है, PB2 पे भी खड़ा हो सकता है, PB3 पे भी, यानी वो 10, 11, 12, 15 सीटों पर एट द सेम टाइम खड़ा हो सकता है, इलेक्शन लड़ सकता है, मसला नहीं है। लेकिन है क्या कि जब वो जीतेगा इन सब में से तो वो इलेक्शन कमीशन को क्या करेगा, 30 दिन के अंदर, इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि 30 दिन के अंदर वो बताएगा मिसाल मैं PB2 की सीट रखना चाहता हूँ, जो हल्का PB2 है उसकी सीट में रखना चाहता हूँ, बाकी से मैं ऑटोमेटिकली विड्रॉ होऊंगा, तो इलेक्शन कमीशन उसे सिर्फ एक सीट पे ही रहने देगा, चूँकि डबल मेंबरशिप आप रख नहीं सकते इस आर्टिकल के तहत।
और इन केस अगर वो बताता नहीं है, मिसाल वो 11 सीटों पे जीत गया, तो इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, वो जिस पे वो सबसे आखिर में जीता है, यानी फ़र्ज़ के तौर पर वो PB5 में सबसे आखिर में जीता, जो हल्का PB5 है, प्रोविंशनल असम्बली बलूचिस्तान की PB5 सीट। तो अब वो आखिर में उसमें जीता था, तो इलेक्शन कमीशन उसको बरकरार रखेगा, बाकी से उसे ऑटोमेटिकली क्या करेगा, डी नोटिफाई। ये तब जब उसने 30 दिन के अंदर ख़ुद नहीं बताया। अब एक टेक्निकल इशू अगर अराइज़ हो जाए, मिसाल उन सब 11 सीटों पे वो एक ही दिन जीता था, तो फिर इलेक्शन कमीशन देखेगा कि उसने नॉमिनेशन पेपर आखिरी किस हल्के में जमा कराया था। चूँकि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि आप सारे 11 या 12 रिटर्निंग ऑफिसर जो हर हल्के का एक होता है उसके पास आप जाते हैं और आप एक ही वक्त में सबके पास जमा कराएं, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। आप एक बार एक के दफ्तर जाएंगे, उसके पास नॉमिनेशन पेपर करेंगे, फिर दूसरे के पास। तो लिहाजा जिस सीट पर, जिस हल्के पर उसने आखिरी दफ़ा नॉमिनेशन पेपर जमा कराया हो, उस पे उसको बरकरार रखा जाएगा। तो जो पहले उससे बाकी हल्कों पे जो इससे पहले उसने कागजात जमा कराए थे, उससे ऑटोमेटिकली उसको इलेक्शन कमीशन क्या कर देगा, डी नोटिफाई कर देगा, हटा देगा। तो इस आर्टिकल में ये बात कही जा रही है। अच्छा, ये छोटी छोटी चीज़ें आप आर्टिकलों में पर ख़ुद भी पढ़ लें कि मिसाल जैसे हाउस का मतलब होता है क्या, हाउस का मतलब होता है आइदर हाउस, यानी प्रोविंशनल असम्बली या नेशनल असम्बली और सेनेट, इन सबको हाउस कहा जाता है। मे भी MCQs में ऐसे सवालात भी आपसे पूछे जाए। तो चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, 224। ये है टाइम ऑफ इलेक्शन एंड बाई इलेक्शन। अच्छा, अब ऐसा है कि इस आर्टिकल को भी मैं आपको आसान करके बता देता हूँ कि अगर असम्बली जो है वो क्या करे, अपनी मुद्दत पूरी करे, यानी 5 साल, तो इलेक्शन कितने दिनों में होगा, 60 दिनों के अंदर होगा। और इन केस अगर असम्बली अपनी क्या कहते हैं, जब असम्बली ने अपनी मुद्दत पूरी कर ली, तो इसके बाद क्या होगा, इस आर्टिकल में मज़ीद कहा गया है कि अपॉइंट किया जाएगा क्या, केयर टेकर कैबिनेट, यानी जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म होगा वफाक में, और जो सूबे में क्या होगा, निगरान वज़ीर आला, वो अपॉइंट किया जाएगा। अब उनके आर्टिकल्स बताए गए हैं कि वफाकी असम्बली जो है वो डिज़ोल्व की जाती है किस में, आर्टिकल 58 के तहत, और जो सूबाई असम्बली है वो किसके तहत, आर्टिकल 112 के तहत। तो प्रेसिडेंट क्या करेगा वफाक में, और गवर्नर क्या करेगा सूबे में, केयर टेकर कैबिनेट अपॉइंट करेगा। लेकिन वो अपॉइंट कैसे करेगा कि वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो है वो सदर कैसे करेगा कि प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर से मशवरा करके, यानी अपोजिशन लीडर और प्राइम मिनिस्टर जो अभी बैठे हुए हैं हुकूमत में, वो जाने से पहले क्या करेंगे, नाम दे देंगे किसको, सदर पाकिस्तान को, कि हम इस पर मुतफिक हैं, इसको आप अपॉइंट कर लें निगरान वज़ीर-ए-आज़म। सूबे में भी इसी तरह होगा, जो चारों हमारे सूबे हैं, वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर नाम पर मुतफिक होकर दे देंगे किसको, सूबे के गवर्नर को। मज़ीद आर्टिकल क्या कहता है, मज़ीद आर्टिकल कहता है कि इन केस अगर ये राज़ी ना हो, यानी वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर वफाक पर एक नाम पर मुतफिक ना हो, और सूबे में इसी तरह चीफ़ मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर मुतफिक ना हो, तो फिर क्या होगा, आर्टिकल 224A का प्रोसीजर अपनाया जाएगा। आर्टिकल 224A का प्रोसीजर जब आगे आए हम आपको बताते हैं। तो आर्टिकल 224A में जो प्रोसीजर है वो फॉलो किया जाएगा। इस आर्टिकल में ये बात भी की जा रही है। उसके बाद है कि जो मेंबर्स होंगे मज़ीद, मिसाल निगरान वज़ीर-ए-आज़म अपॉइंट हो गया और निगरान वज़ीर आला अपॉइंट हो गया। अब जो मेंबर्स हैं काबीना के, निगरान काबीना के, वो जो निगरान प्राइम मिनिस्टर होगा उसके मशवरे पर अपॉइंट किए जाएंगे, और जो प्रोविंशनल होगा वो निगरान वज़ीर आला यानी चीफ़ मिनिस्टर के मशवरे पे अपॉइंट किए जाएंगे। ये उसका वो तरीक़ाकार है। मज़ीद ये है कि अब जाके आगे मज़ीद इसमें आर्टिकल में क्या बात की गई है, मज़ीद इस आर्टिकल में ये बात की गई है कि जो मेंबर्स होंगे केयर टेकर कैबिनेट्स के वो, और चीफ़ मिनिस्टर यानी सूबाई काबीना के जो मेंबर्स हैं, यानी निगरान मिनिस्टर्स और निगरान चीफ़ मिनिस्टर्स, इसी तरह जो वफाकी काबीना है यानी निगरान वज़ीर-ए-आज़म और निगरान वफाकी वज़ीर, वफाकी फेडरल मिनिस्टर्स, वो उनके फैमिली मेंबर के डेफिनेशन में कौन कौन आते हैं, यानी उसकी अगर फ़ीमेल है निगरान वज़ीर-ए-आज़म या मिनिस्टर तो उसका हस्बैंड, और अगर मेल है तो उसकी वाइफ, इसको हम कहते हैं इंग्लिश में स्पाउस।
तो फैमिली के डेफिनेशन में स्पाउस आते हैं और उसके बच्चे। तो वो निगरा काबिना में अगर कोई है सूबे में, या निगरा काबिना में अगर कोई वफाक में है, तो वो और उसके ख़ानदान में उसके बीवी बच्चे या शोहर बच्चे, वो ये जो इलेक्शन अभी होगा तो वो इलेक्शन लड़ नहीं सकते। ये बात की गई है। तो यहाँ तक तो हमने डिस्कस कर लिया इस आर्टिकल में कि अगर असम्बली अपनी 5 साल मुद्दत पूरी कर लें। अब इन केस अगर असम्बली 5 साल मुद्दत पूरी ना करे और अर्ली डिज़ोल्व हो जाए, जैसे भी रिसेंट एक इशू हुआ था माह रमज़ान के महीने में कि इमरान खान की गवर्नमेंट ने असम्बली डिज़ोल्व कर दी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दी। इन केस अगर वो असम्बली डिज़ोल्व हो जाती, तहलील हो जाती असम्बलियाँ, तो फिर ऐसे सिचुएशन में अगर असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरा करने से पहले क्या हो जाती हैं, तहलील हो जाती हैं, तो उस सूरत में इलेक्शन जो होगा वो इस आर्टिकल के तहत क्या होगा, 90 दिनों के अंदर होगा। टाइम पर तहलील हुई 60 दिनों में, और अगर टाइम से पहले हुई तहलील हुई यानी 5 साल का दौरानिया कंप्लीट करने से पहले, तो 90 दिनों में। और रिज़ल्ट जो डिक्लेयर किया जाएगा वो कितने दिनों में, 14 दिनों से के अंदर, यानी 14 दिनों के बाद नहीं। ये जो छोटी छोटी बातें मैं कर रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको गौर से सुनें, क्योंकि आपके पेपर में एमसीक्यूज़ इसी तरह के आते हैं कि रिज़ल्ट कितने दिन के अंदर डिक्लेयर किया जाए, या कितने दिन के बाद ना डिक्लेयर किया जाए। असम्बली अगर मुद्दत पूरा करे तो कितने दिनों में इलेक्शन, अगर मुद्दत पूरा ना करे तो कितने दिनों में इलेक्शन। अगर अपोजिशन लीडर और चीफ मिनिस्टर सूबे में निगरां वज़ीर-ए-आला पर मुतफ़िक ना हो तो किस आर्टिकल के तहत किया जाएगा, 224A के तहत। इसी तरह अगर वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर वफाक पे निगरां वज़ीर आज़म के ऊपर मुतफ़िक ना हो तो किस आर्टिकल के तहत किया जाएगा, आर्टिकल 224A का प्रोसीजर। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपके पेपर में एमसीक्यूज़ की शक्ल में आएंगी, और अगर आप एमसीक्यूज़ का पेपर क्वालिफाई करते हैं देन ऑनवर्ड्स उसके बाद आप ऐसे का पेपर क्वालिफाई करते हैं, तो फाइनल इंटरव्यू में भी आपको ये चीज़ें मदद देंगी। बहरहाल चलते हैं अगली, इसी आर्टिकल क्या बात कर रहा है। अब सेनेट की जो कोई सीट होगी जो वैकेंट हो जाए, यानी expiration of the term of the members of Senate shall be held not earlier than 30 days immediately preceding the day on which the vacancies are due to occur। ये आसान अल्फाज में ये बात कर रहा है कि जब आपको पता है कि सेनेट के मेंबर की सेनेटर की जो टेन्योर, एक सेनेटर जो बनता है वो 6 साल के लिए होता है, और आपको ये भी पता है कि सेनेट के आधे सेनेटर जो हैं वो 3 साल बाद रिटायर होते हैं। यानी आज अगर मैं मिसाल आज 1 अगस्त 2022 है और मैं आज सेनेटर बन गया हूँ, तो होता क्या है कि 2023, 2024, 2025 यानी 2025 1 अगस्त को मैं तो रहूँगा, लेकिन वो सेनेटर जो अपॉइंट हुए थे 1 अगस्त 2019 को, तो उनके क्या होंगे, 6 साल पूरे हो जाएंगे, तो वो तो चले जाएंगे, यानी आधे चले जाएंगे। मगर वो आधे जो मेरे साथ 1 अगस्त 2022 को अपॉइंट हुए थे वो 1 अगस्त 2025 को नहीं जाएंगे, ठीक है। तो इस लिहाज से वो वाले आधे चले जाएंगे जो 1 अगस्त 2019 को क्या हुए थे, अपॉइंट हुए थे, वो तो चले जाएंगे। तो मगर वो नहीं होंगी जिनकी मिसाल 3 साल अभी पूरे हुए हैं, जिनके 6 साल पूरे हो गए वो चले जाएंगे। तो ये क्या होता है, ये सेनेट का एक सिस्टम है जिसमें सेनेट कभी भी खाली नहीं रहता, आधे मेंबर 3 साल बाद चले जाते हैं और आधे रहते हैं। ये जो आर्टिकल बात कर रहा है यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जब सेनेट में क्या होता है, वैकेंट हो जाए सीट, एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म ऑफ द मेंबर्स, यानी जिनका टर्म 6 साल पूरा हो गया है, तो उसको आपने 30 दिन से पहले फिल नहीं करना। यानी मिसाल 30 दिन गुजर गए तो 31वें दिन आपने इलेक्शन करवाना है, विद इन 30 डेज़ नहीं करवाना। वो कब, जब सेनेट के जो मेंबर्स हैं वो अपनी 6 साल की मुद्दत पूरी करें। फिर चलते हैं इसी आर्टिकल में आगे मज़ीद क्या बात की गई है कि अगर डिसोल्यूशन के अलावा डिसोल्यूशन नेशनल असेंबली जो है या प्रोविजनल असेंबली जो है, एक तो ये था कि हमने कहा अगर वो अपनी मदद पूरी कर ले तो 60 दिनों में, एक तो ये था कि अगर अपनी मदद ना पूरी करे कौमी और सूबाई असेंबली तो 90 दिनों में पहले, मतलब अगर उसे तहलील की जाए। तो अब यहाँ पे एक बात की जा रहा है कि अगर वैसी कोई सीट खाली हो जाए, वो मिसाल फ़र्ज़ के तौर पर कोई मर गया है या किसी ने इस्तीफ़ा कर दिया MNA ने, तो फिर इलेक्शन कितने टाइम में करवाया जाएगा,
इलेक्शन 60 डेज़ में करवाया जाएगा। मिसाल कोई एक सीट खाली हो गई है, पूरी असम्बली तहलील नहीं हुई, तो कितने 60 डेज़ में करवाया जाएगा। ये जो बीच में बात लिखी गई है वो ये कह रहा है कि इन केस अगर असम्बली मिसाल आज कोई बंदा MNA वफ़ात हुआ या MPA सूबाई असम्बली का वफ़ात हुआ या उसने रिज़ाइन कर लिया, इस्तीफ़ा दे दिया, अब असम्बलियाँ जो अपनी मुद्दत पूरी कर रही हैं 5 साल की, उसमें 120 दिन रहते हैं, तो फिर इलेक्शन कराने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर इनकी 120 दिन से ज़्यादा दिन रहते हैं तो फिर इलेक्शन करवाया जाएगा 60 दिनों के अंदर। इसकी एक रिसेंट एग्ज़ाम्पल है डॉक्टर आमिर लियाकत वाली, यानी उसका जो NA-249 हल्का था, तो उसमें भी तो असम्बलियों में 120 दिन से ज़्यादा टाइम है अपना वक्त 5 साल पूरा करने में, तो लिहाजा वहाँ पे इलेक्शन करवाए गए हैं 60 दिनों के अंदर। कुछ डिले अभी हुए वो बारिशों की वजह से, यानी एक अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस थे, नागुज़ीर हालात की वजह से डिले हुए। चलते हैं इसी आर्टिकल के अगले पॉइंट पर, वो ये है कि सेनेट में सीट खाली हो जाए। एक तो हमने डिस्कस किया था कि वहाँ वो मेंबर्स जो हैं अपना 6 साल का दौरानिया कंप्लीट करें और 6 साल का दौरानिया कंप्लीट के बाद आधे मेंबर्स चले जाएं, यानी उनका टेन्योर पूरा हो जाए मुद्दत। तो हमने कहा था कि 30 दिन के अंदर नहीं करवाने, 30 दिन जब पूरे होंगे उसके बाद। यहाँ पे जो ये बात कर रहा है वो है कि सीट जो सेनेट में खाली हुई, ठीक है, वही ज़ाहिर सी बात है कोई मर गया या कोई मिसाल इस्तीफ़ा करके चला गया या कोई डिस्क्वालीफाई हुआ, इलेक्शन कमीशन ने किसी मामले पर इलेक्शन कमीशन ने उसे हटा दिया, तो अब होगा क्या कि उस सीट को फिर आपने विद इन 30 डेज़ करना है। ये वाली इलेक्शन सेनेट में अगर कोई सीट खाली होती है तो 30 दिन के अंदर करना है, और अगर सेनेट के मेंबर्स अपना टेन्योर पूरा करते हैं, 6 साल पूरा करते हैं और चले जाते हैं, तो 30 दिन के बाद। ये फ़र्क है। फिर है आपका 6, इसी आर्टिकल का सब आर्टिकल या सब क्लॉज कह लें 6। अच्छा, वो क्या कह रहा है कि जो मखसूस नशिस्त होती हैं, मिसाल के तौर पर बलूचिस्तान असम्बली की टोटल सीट्स 65 हैं, तो अब 65 में हम देखते हैं कि जो जर्नल सीट्स हैं वो 51 है और हल्का बंदी जो की जाती है वो भी 51 सीटों पर की जाती है। चूँकि हल्का बंदी 51 सीटों पर लोग डायरेक्ट इलेक्शन लड़ के आते हैं, यानी 51 हल्के हैं। मिसाल के तौर पर ये एक हल्का है, इसमें आबादी है और इसको हमने नाम दिया PB1 जो रोब शेरानी, इसी तरह PB2 रोब, इसी तरह चलते हैं गवादर तक PB51 तक। तो ये तो डायरेक्ट हल्के हैं, इस पे MPA डायरेक्ट इलेक्शन लड़के आ जाते हैं। उसके बाद होता क्या है, जो बाकी सीटें रह जाती हैं 51 में नहीं 14 सीटें रह गई, वो होती हैं मखसूस नशिस्तें, यानी जिसमें से 14 में 11 औरतों की हैं, 3 फिर अक़लियतों की है। अब ऐसा है कि ये जो मखसूस नशिस्त वाले होते हैं इनके तो हल्के नहीं होते, ये तो डायरेक्ट इलेक्शन लड़के नहीं आते हैं। तो होता क्या है, जो पार्टी जितनी ज़्यादा सीट ले जाती है उसको इसी प्रोपोर्शन यानी उसी हिसाब से इलेक्शन कमीशन औरतों की मखसूस सीटें देता है। अब देता किस तरह है, पार्टी एक लिस्ट देती है कि मिसाल हमारी पहली औरत ये, दूसरी औरत ये, तीसरी औरत ये, चौथी औरत ये। अब उस पार्टी ने जितनी सीटें से जीती हैं उसके हिसाब से उनको 3 औरतों की सीट इलेक्शन कमीशन देगा। तो उसने लिस्ट 5 की दी थी, तो पहले 3 क्या हो जाएंगे, फ़ीमेल MPA उस असम्बली में मखसूस नशिस्तों में उस पार्टी की तरफ से। ये जो अब आर्टिकल है क्लॉज है, ये जो आर्टिकल क्लॉज 6 है आर्टिकल का 224 का, ये क्या कहता है, ये कहता है कि जब सीट खाली हो जाए मखसूस नशिस्त वाली यानी माइनॉरिटी वाली या वुमेन वाली नेशनल असम्बली में या सूबाई असम्बली में, डेथ की वजह से, रिज़ाइन की वजह से, या इलेक्शन कमीशन ने बीच में डिस्क्वालीफाई कर दिया किसी जुर्म की बुनियाद पर, तो वो होगा क्या, जो अगला पर्सन लिस्ट में ऑर्डर में आ रहा है, जो पार्टी ने लिस्ट दी थी, जो अगला बंदा लिस्ट में ऑर्डर में आ रहा था, उसको इलेक्शन कमीशन क्या डिक्लेयर कर देगा, उस सीट पर डिक्लेयर कर देगा। जैसे मैंने आपको कहा कि एक पार्टी असम्बली में जितनी सीटें जीती थी उस हिसाब से उसको 3 औरतों की सीट्स मिल रही थी बलूचिस्तान असम्बली में 11 सीटों में से, तो उन्होंने लिस्ट 5 औरतों की दी थी। अब तीसरी वाली जो है मिसाल वो डिस्क्वालीफाई हो गई, किसी जुर्म की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया। अब जो चौथा लिस्ट में जो औरत थी वो ऑटोमेटिकली इलेक्शन कमीशन क्या कर देगा, उसको मखसूस औरत की नशिस्त पर ला देगा। तो ये आपका जो क्लॉज 6 है या सब आर्टिकल 6 है 224 का, वो ये बात कर रहा है।
अच्छा, उसके बाद ये मज़ीद कह रहा है कि अगर पार्टी का जो लिस्ट है यानी वो ख़त्म हो गया, यानी उस पार्टी ने दिए ही 3 नाम थे और उसको मिले ही सीटें 3 मखसूस की, तो अगला तो चौथा है नहीं जो कमीशन उसको रखे, तो पार्टी पर ख़ुद नेम देगा कि मिसाल हम ये नाम हम आपको देते हैं, आप इसको रख लें, वो डिस्क्वालीफाई या जो मर गई या जो मिसाल इस्तीफ़ा कर गई उसकी जगह आप इसको रख दें। तो ये आर्टिकल 224 है। आपका ये आर्टिकल 224 बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी एमसीक्यूज़ बन सकते हैं। मैं पर्सनली ख़ुद अगर इससे एमसीक्यूज़ बनाना चाहूँ तो मैं इसे कोई 8 या 9 किस्म के एमसीक्यूज़ बना सकता हूँ। अभी चलते हैं आर्टिकल 224 ए की तरफ। ये वो जो हमने बात की थी अभी, जो मैंने कहा आगे आएगा, कि अगर प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर मुतफ़िक ना हो निगरां वज़ीर-ए-आज़म पर, या चीफ़ मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर सूबे का मुतफ़िक ना हो निगरां वज़ीर आला के नाम पर, तो वो प्रोसीजर अप्लाई किया जाएगा जो आर्टिकल 224 ए ने डिफ़ाइन किया है। अच्छा, अब है क्या, वही बात सारी यहाँ पे चल रही है कि एग्री ना हो सारे मामलात पर। तो इस कंडीशन पे क्या होगा, Within 3 days of the dissolution of the National Assembly, they shall forward 2 nominees each to a committee to be immediately constituted by the Speaker of the National Assembly, comprising 8 members of the outgoing National Assembly or the Senate, or both, having equal representation from the Treasury and the opposition, to be nominated by the Prime Minister and the Leader of the Opposition respectively. अच्छा, इसमें ये बात कर रहा है कि मिसाल 3 दिन के अंदर, किस चीज़ के 3 दिन के अंदर, यानी असम्बली अब 3 दिनों बाद क्या हो रही है, तहलील हो रही है, ख़त्म हो रही है, और अपोजिशन लीडर और प्राइम मिनिस्टर क्या हो रहे हैं, वो नाम पर मुतफ़िक नहीं हो रहे हैं। तो अब होगा ऐसे कि जो आपका क्या कहते हैं स्पीकर है असम्बली का, स्पीकर ऑफ द नेशनल असम्बली एक कमेटी बनाएगा, उस कमेटी में कितने लोग होंगे, 8 लोग होंगे। अब 8 लोग क्या होंगे, उसमें सेनेट के भी 4 होंगे और नेशनल असम्बली के भी 4 होंगे। अब इन 4 में से क्या होंगे, मिसाल सेनेट से अगर आप 4 ले रहे हैं तो 2 अपोजिशन से, 2 गवर्नमेंट से, और नेशनल असम्बली से भी 2 अपोजिशन से, 2 गवर्नमेंट से, यानी 8 लोग हैं। 8 में से क्या होंगे, 4 सेनेट से, 4 असम्बली से, और इन 8 में से क्या होंगे, आधे अपोजिशन से, आधे गवर्नमेंट से। तो ये कमेटी बनाई जाएगी, ठीक है। जो अपोजिशन के लोग होंगे वो लीडर ऑफ द अपोजिशन बताएगा, मेरे ये 4 लोग रख दो, 2 सेनेट से, 2 नेशनल असम्बली से, और जो नए गवर्नमेंट के होंगे वो प्राइम मिनिस्टर बताएगा कि मेरे ये 2 लोग रखो आप इस कमेटी में सेनेट से, और ये 2 नेशनल असम्बली से। तो एक कमेटी बनाई जाएगी। अब उस कमेटी को क्या होगा कि अपोजिशन लीडर अपना नाम भेजेगा, यानी देखिए फॉरवर्ड 2 नॉमिनीज़, और प्राइम मिनिस्टर अपना नाम भेजेगा, यानी कि इसको हम निगरां वज़ीर-ए-आज़म रखना चाहते हैं। अच्छा, याद रखें इसमें सूबाई की बात नहीं की गई इस आर्टिकल में, यानी सूबाई के मामले में आगे आपसे एमसीक्यूज़ भी नहीं पूछा जाएगा, और आप इस पे परेशान भी ना हो कि इससे सवाल आपसे पूछा जाएगा कि मिसाल क्या होगा। फ़िलहाल इस 224 ए के आर्टिकल 1 के तहत क्या है, सूबाई की बात नहीं की गई, सिर्फ नेशनल की बात की गई। सूबाई पर हम डिस्कस करते हैं। तो अब ये 2 नाम आगे भेजेगा, अब ये 2 नाम कमेटी को भेज दिए हैं, ठीक है। अब कमेटी क्या करेगा कि डिसाइड करेगी कि कौन आएगा निगरां वज़ीर-ए-आज़म, ये उसका तरीक़ाकार है। अच्छा, इसी तरह अब आते हैं सूबे पर। अब वो सूबे में क्या हो रहा है कि चीफ़ मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर वो मुतफ़िक नहीं हो रहे हैं, तो वाला इस क्लॉज़ 2 में है, यानी सब आर्टिकल में है। तो वही बात आ गई, वही चीज़ आ गया, विदिन 3 डेज़, 3 दिन के अंदर क्या बनाया जाएगा, जब असम्बली 3 दिन में आगे ख़त्म होने वाली है, तो 2 नॉमिनीज़ वो भेजेंगे, एक अपोजिशन लीडर और एक चीफ़ मिनिस्टर कमेटी को। कमेटी बनाएगा, उसी तरह स्पीकर वहाँ पे नेशनल असम्बली का, तो यहाँ पे प्रोविजनल असम्बली का है। यहाँ पे 6 मेंबर्स हैं, चूँकि सिर्फ सूबाई असम्बली है। वहाँ पे 8 मेंबर थे, चूँकि सेनेट को भी आपने इंक्लूड करना था। तो कुछ चीज़ें फिर आपने रटनी भी हैं, मतलब एक तो मैंने ऐसे आपको लॉजिक बता दिया, वहाँ पे सेनेट होता है तो लिहाजा 2 मेंबर ज़्यादा हो गए, लेकिन अगर कोई लॉजिक ना भी हो तो आप याद रखें सूबाई के 6 मेंबर होंगे कमेटी के। वही बात आ गई, फिर इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा, आधे हुकूमत से, आधे अपोजिशन से। फिर आगे वही बात है, जो हुकूमत के 3 लोग होंगे वो वज़ीर आला बता देगा, और जो अपोजिशन के 3 लोग होंगे वो अपोजिशन लीडर बता देगा, ठीक है। अब लास्ट में बात जो मैंने एडवांस में आपको बता दी थी, वो क्लॉज़ 3 या सब आर्टिकल 3 में की जा रही है कि ये कमेटी क्या करेगी, फाइनलाइज़ करेगी नेम केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का, और सूबों में केयर टेकर चीफ़ मिनिस्टर का, ये कमेटी जो सूबाई लेवल पर बनाई गई। विदिन 3 डेज़
ऑफ द रेफरल ऑफ द मैटर टू, 3 दिन के अंदर जब ये कमेटी को वफाक में अपोजिशन लीडर ने और प्राइम मिनिस्टर ने नाम भेज दिया इस कमेटी को, सूबे में चीफ मिनिस्टर ने और अपोजिशन लीडर ने नाम भेज दिया इस कमेटी को। तो जब नाम इनको भेज दिए गए तो उन्होंने 3 दिन के अंदर, मतलब आज भेजा गया तो आगे 3 दिन के अंदर उन्होंने नाम क्या करना है, फाइनल करना है। अच्छा, फिर उसके बाद है कि अगर कमेटी भी ये मैटर डिसाइड ना कर पाए इन 3 दिनों के अंदर, फिर क्या होगा। इन 3 दिन गुजर गए तो फिर ये मामला जो है ये किसके पास चला जाएगा, इलेक्शन कमीशन के पास चला जाएगा, और इलेक्शन कमीशन इस पे फाइनल डिसीजन लेगा 2 डेज़ के अंदर। यानी इलेक्शन कमीशन के पास पर ये पावर आ जाएगा कि इलेक्शन कमीशन किसको निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाए वफाक में, और सूबे में जो 4 सूबे हैं उसमें किस में निगरान वज़ीर आला बनाए। अच्छा, इसी आर्टिकल 224 में एक और बात की गई है आगे जाके सब आर्टिकल 4 या क्लॉज 4 में, कि जो आपका सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है और सिटिंग चीफ मिनिस्टर है वो तब तक ऑफिस पे कंटिन्यू होल्ड ऑफिस टिल अपॉइंटमेंट ऑफ द केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर और केयर चीफ मिनिस्टर, वो तब तक ऑफिस में बैठे रहेंगे जब तक मिसाल वो अपोजिशन लीडर और प्राइम मिनिस्टर वफाक में फ़ैसला नहीं कर पाए। फिर उन्होंने नाम कमेटी को अपने अपने भेज दिए एक एक नाम। सूबे में इसी तरह चीफ मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर सूबे का वो नाम पे मुतफिक नहीं हुए, दोनों ने अपने नाम कमेटी को आगे भेज दिए। अब कमेटी भी 3 दिन के अंदर जब उनको भेजा गया तो उन्होंने 3 दिन के अंदर उस पर फ़ैसला नहीं किया, तो फिर वो इलेक्शन कमीशन के पास चला गया। अब इलेक्शन कमीशन इस पर 2 दिन के अंदर नाम फाइनल करेगा। इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा कि कौन निगरान वज़ीर-ए-आज़म होगा और कौन निगरान वज़ीर आला होगा। तो इस दौरानिए के दौरान जब तक निगरान वज़ीर आला और वज़ीर-ए-आज़म नहीं आया तो तब तक जो आपका प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर फंक्शन करेगा एज अ प्राइम मिनिस्टर, और चीफ मिनिस्टर भी फंक्शन करेगा एज अ चीफ मिनिस्टर, भले असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं। अच्छा, अब ऐसा है कि मज़ीद जो इस आर्टिकल में बात की जा रही है वो क्या है, अगर मेंबर जो अपोजिशन के हैं वो लेस देन 5 हो मजलिस शूरा पार्लियामेंट में, यानी मजलिस शूरा का मतलब सेनेट और नेशनल असम्बली को मिला के, अब जो मेंबर अपोजिशन के क्या 5 हैं और 4 से कम है किस में, सूबाई असम्बली में। सूबाई असम्बली में 4 से कम है और उधर अपोजिशन में क्या है, वफाक में 5 से कम है अपोजिशन के मेंबर। इन सेनेट और नेशनल असम्बली को मिला के मजलिस शूरा कहते हैं। तो इस तरह के सवालात भी आ सकते हैं। मेरी आपसे फिर ये रिक्वेस्ट है वीडियो के बीच में कि मैं अगर आपको इतने लगन और इतने मेहनत से एक चीज़ बता रहा हूँ तो आप मेरी बात को गौर से भी सुनें। ऐसे सवाल भी आते हैं कि सेनेट एंड नेशनल असम्बली आर कलेक्टिवली कॉल्ड, मजलिस शूरा उसको कहा जाता है। तो खैर वापस इस बात की तरफ आते हैं। तो जो मेंबर होता है ओपोजिशन, अगर ओपोजिशन के मेंबर वफाक में 5 से कम है मजलिस शूरा में, यानी सेनेट और नेशनल असम्बली को मिला के, और 4 से कम है कहाँ पे, सूबों में, तो फिर क्या होगा, सारे के सारे मेंबर होंगे कमेटी के। ये बात आखिर में की गई है। इसी बात के साथ आपका ये आर्टिकल क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अच्छा, इसके बाद आर्टिकल 225 है, स्क्रीन का आपको दिख रहा नहीं है। तो आर्टिकल 225 बड़ी सिंपल बात करता है। वो ये कहता है कि नो इलेक्शन टू अ हाउस और ऑपरेशनल असम्बली शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन एक्सेप्ट बाय एन इलेक्शन पिटीशन प्रेजेंटेड टू सच ट्रिब्यूनल एंड इन सच मैनर एज मे बी डिटरमाइंड बाय द एक्ट ऑफ मजलिस शूरा यानी पार्लियामेंट। 225 ये कहता है कि इलेक्शन जो डिस्प्यूट है, यानी चाहे लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन हो, चाहे प्रोविंशियल असम्बली का इलेक्शन हो, चाहे को नेशनल असम्बली का इलेक्शन हो, चाहे सेनेट का इलेक्शन हो, चाहे सदर का इलेक्शन हो, ठीक है। तो इलेक्शन जो है उसको आपने क्या करना है, इलेक्शन को आपने इलेक्शन पिटीशन के थ्रू चैलेंज करना है, और वो इलेक्शन पिटीशन एक इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाया जाता है। जब भी इलेक्शंस होते हैं आम इंतखाबात, उसके बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल लगाया जाता है, जजेस को अपॉइंट किया जाता है, उनको ड्यूटीज़ लगाई जाती है। इलेक्शन कमीशन जजेस की ड्यूटीज़ लगा देता है कि आप क्या करें, ये केसेस सुन लें, तो वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल कहलाया जाता है। यानी ख़ास मकसद के लिए, और ट्रिब्यूनल का मतलब क्या होता है, वैसे आपको ये भी साथ साथ बताता चलूँ कि एक ख़ास मकसद के लिए, ख़ास मखसूस केसों के लिए जजेस को अगर अपॉइंट किया जाए उसे ट्रिब्यूनल कहते हैं। तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल फिर इलेक्शन के बाद अपॉइंट करता है इलेक्शन कमीशन। और अगर इलेक्शन को आपने माना नहीं है, इलेक्शन को आपने चैलेंज किया है कि ये इलेक्शन मैं मानता नहीं हूँ, तो आर्टिकल 225 कहता है तो आपने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में पिटीशन दायर करना है। उसके बाद है आर्टिकल 226, वो बड़ा ही ईजी है, इलेक्शन बाय सीक्रेट बैलेट। वो सिंपल ये कहता है आपका आर्टिकल 226
कि इलेक्शंस जो होंगे, सारे इलेक्शंस जितने भी इलेक्शंस हैं पाकिस्तान में, सारे इलेक्शंस होंगे सीक्रेट बैलेट के थ्रू, माँ सिवाय प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के। यानी जब असम्बली में, कौमी असम्बली में वज़ीर-ए-आज़म को चुना जाता है, एमएनए चुनते हैं, वो ओपन बैलेट पे होगा। और सूबाई असम्बली में जब वज़ीर आला को चुनते हैं एमपीए, मेंबर प्रोविंशियल असम्बली, तो वो क्या होगा, ओपन बैलेट पे होगा। ओपन बैलेट की मुराद सबको पता होगा कि किसने किसको वोट डाला है, वो ओपन बैलेट के थ्रू होगा। बाकी सारे इलेक्शंस क्या होंगे, चाहे सेनेट के हैं, चाहे कौमी असम्बली के हैं, चाहे सूबाई असम्बली के हैं, जिसके भी हैं वो सीक्रेट बैलेट के थ्रू होंगे। इसी के साथ आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन का पोर्शन है अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। मेरी दुआएं हैं आप सबके साथ कि आप पेपर अच्छा से अच्छा हल करें और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लें, और अगर इसमें आपका खैर हो तो अल्लाह पाक इसमें आपको क्वालिफ़ाई करें। अपनी नेक्स्ट वीडियो सीरीज़ में इंशाल्लाह हम जो बाकी पोर्शन है, यानी पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़, एवरीडे साइंस, इंग्लिश, उनसे रिलेटेड वीडियोज़ बना के हम आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।